नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी महत्वपूर्ण घटना पर जो बागपत में घटी है। दरअसल बागपत से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बड़ौद जो तहसील है, वहां पर जैन समुदाय के एक निर्वाण समारोह की ये घटना है, जहां पर 65 फीट ऊंची जो मंच था और उसकी सीढ़ियां थी वो टूट गई, जिसके चलते लोग एक दूसरे पे गिरे और तकरीबन 7-8 लोगों की मौत हो गई और 80-90 लोग घायल हो गए। सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की इजाजत कौन देता है इतने बड़े-बड़े कार्यक्रमों की? इसकी सिक्योरिटी कैसे चेक होती है? जो मंच बनाए जाते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो कौन लेता है? तो इतनी बड़ी-बड़ी घटना घटती हैं, अब कौन इन पीड़ित परिवारों को सहारा देगा? कौन इनके आंसू पूछेगा? इस विषय पर आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, सिराज साहिल। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्या प्रशासन की अनुमति ले ली जाती है और अब इनका कौन पुरसाने हाल होगा? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की है। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी जिले का मुख्य कर्ता धर्ता डीएम होता है और प्रशासन के तौर पर डीएम ही जिम्मेदार होता है। उसी के दिशा निर्देश में पुलिस भी काम करती है और स्थानीय निकाय जो होते हैं वो अनुमति प्रदान करते हैं। हमारे देश में तरह तरह के धार्मिक समारोह होते रहते हैं, राजनीतिक समारोह भी होते हैं। इसमें जैसे कि आपने बताया कि 65 फीट ऊंचा मंच बनाया गया और उस पे इतने ज्यादा लोग जो है चढ़ जाते हैं अपने नेताओं को सुनने के लिए, उनको फूल माला देने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। अफरा तफरी मचती है। इसके लिए निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। उनको ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, किसी भी धार्मिक समारोह या राजनीतिक समारोह के लिए पुख्ता इंतजाम पहले सुनिश्चित कर लिए जाएं और कितने लोग उस जगह पे बैठ सकते हैं उनका निर्धारण किया जाए। उससे ज्यादा व्यक्ति मंच पे एक तो ना पहुंचे ताकि मंच पे ओवरलोडिंग ना हो और मंच टूटने का खतरा ना पैदा हो। और रही बात भीड़ की, तो भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म बनाना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर। और जाहिर सी बात है, इतने लोग अस्पताल में जो है घायल के तौर पे भर्ती हुए हैं और आप जैसा बता रहे हैं 10-20 लोगों की मृत्यु भी हो गई, तो ये बड़ा दुखदाई विषय है। निश्चित तौर पर इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार जिम्मेदार है। ये इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए जो लोग अनुमति देते हैं वो जिम्मेदार हैं और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निश्चित तौर पर उस समाज और समुदाय की भी है जो इस तरह के आयोजन करते हैं। उनको भी अपने समर्थकों, अपने अनुयायियों का ध्यान रखते हुए इस तरह के पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके जिसमें लोगों की जी, जान माल का नुकसान हो। जी, जी। लेकिन सिराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि 65 फीट ऊँची जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी, तो बिल्कुल 65 फीट ऊँची का मतलब है कि एक आम तौर पर आप माना जाए तो 12 फीट का एक मंजिल होती है। तो इतने ऊंची सीढ़ियां बना दी आपने, बल्लियों पर और रस्सियों से बांध दिया। क्या लोकल प्रशासन नहीं देख रहा था वहां और उसकी इजाजत, उनकी नजर में ये सब चीजें नहीं थी? आज जो 7 लोग मारे जाने की खबर हमें अभी तक प्राप्त हुई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 लोग भी मारे गए हैं, लेकिन 80-90 लोग घायल है, अस्पताल में भर्ती हैं। अब इनको कौन मुआवजा देगा? कौन इनका पुरसाने हाल होगा? लोगों की तो जान चली गई और ये पहली बार नहीं इस तरह की घटनाएं प्रदेश के अंदर, पूरे देश में बार बार होती आई। तो आपको लगता है कि इसके अंदर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी, जो लोकल अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पर जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए और प्रदेश सरकार को इस तरह के नियम कानून बनाना चाहिए कि जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस स्थान पर इस तरह की घटनाएं होंगी उसके प्रभारियों को, अध्यक्षों को, पुलिस निरीक्षक को, एसपी सिटी को और डीएम को तलब किया जाएगा ताकि वो पूरी निगरानी के साथ अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी समारोह पे निगरानी रखें और 65-65 फीट ऊंचे मंच बनाने के लिए या तो पुख्ता इंतजाम किए जाए, मजबूती की उनकी चेकिंग की जाए या उतने बड़े भव्य पंडाल बनाने की अनुमति प्रदान न की जाए। जब योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ऐसे सख्त निर्देश होंगे तो निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन चुस्त दुरुस्त होगा और इस तरह की
हादसों से बचा जा सकता है। ऐसे हादसे होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान लगते हैं, और जो लोग मृत हो गए हैं उनको मुआवजा देना भी प्रदेश सरकार का कर्तव्य बनता है, और जो घायल हैं उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा जो हादसा हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर फेलियर साबित हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी से योगी आदित्यनाथ नहीं बच सकते। अगर वो इन चीजों से सबक लें और भविष्य में एक ऐसी कार्य योजना तैयार करें कि जब भी कोई आयोजन होगा उसकी अनुमति लेने से पहले स्थानीय स्तर पर डीएम और उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण और पुलिस प्रशासन उस स्थान का सघन दौरा करेंगे, और चाक चौबंद व्यवस्था देखने के बाद ही व्यवस्था जब संतुष्ट हो जाए तब जो है अनुमति प्रदान की जाए। जी, जी। लेकिन लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुंभ चल रहा है, इतना बड़ा आयोजन है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु उसमें डुबकी लगाने इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज में। योगी जी खुद एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, वो रिलीजियस कार्यक्रमों को प्रोत्साहित भी करते हैं, वो एक संत समाज से भी आते हैं। लेकिन लेकिन उनकी उनकी सरकार में इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक रेल हादसा भी देखने को मिला, उसमें भी लोग अच्छे खासे जिनके जिनके बारे में बताया जाता है कि काफी काफी चोटें लगी हैं लोगों को। तो इस तरह की निरंतर घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ इशू है? एकदम आपने सही कहा कि प्रशासनिक तौर पर योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से मीडिया प्रचारित प्रसारित करता है कि ये बहुत ज्यादा दक्ष हैं और बहुत ही दबंग हैं और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था इनके कार्यकाल में चल रही है, लेकिन जिस तरह के हादसे हो रहे हैं और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उससे उनकी पर्सनालिटी के ऊपर भी सवालिया निशान लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा तत्परता दिखाने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। करीब करीब दूसरे जो राज्य हैं उनके जैसे 4-5 राज्य बन जाएं उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े राज्य को संचालित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रशासनिक स्तर पर और अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती करना होगी, और शासन प्रशासन को सबसे जरूरी यह है कि निष्पक्षता के साथ जो है वो लागू करें, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता को दरकिनार करते हुए सरकारी अमले के लोग कार्य करते हैं। इस चीज से भी उनको बचना चाहिए और एक निष्पक्ष मुख्यमंत्री की भूमिका में आना चाहिए। जी, जी। लेकिन सिराज भाई, बागपत जो माना जाता है एक जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह से जी। लेकर अब उनके बेटे जयंत चौधरी भी जो सरकार में शामिल हैं, एक एक स्टेट जी। मिनिस्टर भी हैं, वो बागपत से ही ताल्लुक रखते हैं, बागपत से ही जीतते हैं। उनकी वो कर्म भूमि भी जी। है, राजनीतिक भूमि भी है। अब आपको लगता है कि आरएलडी का क्या रोल देखते हैं इसमें आप? मेरा तो ये मानना है कि जयंत चौधरी को इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ पे दबाव बनाना चाहिए कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको कम से कम 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, और जो घायल हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपए जो है उपचार के लिए दिया जाए। अगर जयंत चौधरी ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि जाट लैंड के सही वारिस वही हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह साहब जिस तरह की राजनीति करते थे वैसी राजनीति ना तो जयंत चौधरी के पिता श्री स्वर्गीय अजीत सिंह ने की और ना ही चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी कर रहे हैं। अगर अपने दादा के पद चिन्हों पर जयंत चौधरी को चलना है तो निश्चित तौर पर इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 25-25 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपए दिलाने के लिए वो पहल करें, और प्रधानमंत्री से गुजारिश करके योगी आदित्यनाथ पे दबाव बना के उनको वो धनराशि मुहैया कराएं। नहीं, आपको लगता है कि इतना बड़ा हादसा है? आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी चीजों पर आई मीन राजनीति होती है। जब कृषि किसानों के बिल को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, तब राजनीति हमें देखने को मिल रही। आपको लगता है कि ये जयंत के खिलाफ विपक्ष को कोई एक राजनीतिक मुद्दा के रूप में तो नहीं मिल जाएगा?
ये घटना? नहीं, जैन को लेके जो है राजनीतिक मुद्दा मेरे ख्याल से इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कोई ये राजनीतिक समारोह नहीं था। ये उनके क्षेत्र में पड़ता है, ये जरूरी है, लेकिन ये जैन समाज का एक बहुत बड़ा जो है निर्माण का जो है इनका वो था। इसको लेके जयंत चौधरी को तत्परता जरूर दिखाना चाहिए। और हम तो यहाँ तक के कहेंगे कि जो है किसान नेता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को भी आगे आना चाहिए क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हर बात पे जो है मुखर होते हैं। लेकिन इस पे वो भी चुप हैं। तो मेरा कहना है कि जाट समाज हो और चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे दलित समाज हो, इस तरह के हादसे में राजनीतिक दलों की भावनाओं से ऊपर उठते हुए मानवीयता के आधार पर सभी लोगों को, अखिलेश यादव को भी इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि जो लोग मृतक हुए हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, जो घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए मिले। तभी ये लगेगा कि राजनीति करने वाले राजनेता राजनीतिक तुच्छ भावना से ऊपर उठकर जनहित और मानवता के लिए भी कुछ काम करते हैं। हाँ, लेकिन सिराज जी, मैं आपको एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि एक जैन कम्युनिटी है, वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी भी मानी जाती है, और जी। इसके माइनॉरिटी स्टेटस यूपीए की सेकंड सरकार में मिला। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में इसको माइनॉरिटी स्टेटस मिला। जी। जैन समुदाय काफी एक एक प्रॉस्परस एंड रिच समुदाय माना जाता है। हालांकि इसकी रूट बनिया समुदाय से जुड़ती है, लेकिन जैन जैन बड़ी प्रॉस्परस एंड समृद्ध समुदाय माने जाते हैं, जिनके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं और बड़े बड़े उद्योगपति भी होते हैं, बड़े बड़े आई मीन कह सकते हैं कि इनके पास स्कूल कॉलेजेस भी होते हैं। लेकिन ये समुदाय अपने खास तौर से धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर इतनी बड़ी चूक कर देगा, ये कैसे संभव है? ये आखिर आखिर ये इतने ज्यादा लापरवाही कैसे बरती गई कि आपने 65 फीट ऊंचा मंच बना लिया, सीढ़ियां बना ली, और आप जैसे समझदार लोग, खासतौर से जैन समुदाय जैसे समझदार लोग भी इसमें चूक कर गए, जो पढ़े लिखे भी होते हैं, समृद्ध भी होते हैं। देखिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और जैन समाज वास्तव में बहुत ही समृद्ध है और बहुत ज्यादा जो है टैक्स देता है। और सबसे बड़ी चीज है, जैन समुदाय से ही अमित शाह साहब आते हैं जो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन जैनियों की जो है बहुत बड़ी भूमि जो है वहां वो झारखंड में है, उसको जो है आजाद कराने के लिए बहुत ज्यादा जो है जैन समुदाय जो है संघर्ष कर रहा है, कितना करोड़ों रुपए टैक्स देता है। जैन होते हुए अमित शाह उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे। एक दूसरी चीज ये, जैन समुदाय ने इतनी बड़ी गलती इसलिए हो गई उनसे क्योंकि मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, पैसा जैन समुदाय ने दिया जरूर होगा लेकिन उसको बनाने वाले लोगों से चूक हुई है क्योंकि 65 फीट का मंच बनाने के लिए जिस तरह के पुख्ता सुरक्षित इंतजाम किए जाना चाहिए, वो टेंट बनाने वाले, मंच बनाने वालों ने मेरे ख्याल से नहीं किए होंगे। और जैन समुदाय के जो नेता हैं या व्यापारी हैं या जो कार्यक्रम के संचालक हैं, उन लोगों ने उनके ऊपर भरोसा कर लिया होगा, जो लोग यदा कदा मंच बनाते रहते हैं और उसमें प्रशिक्षित हैं। लेकिन गलती उन लोगों से हुई जिन लोगों ने मंच बनाया, मंच तैयार किया। उस मंच पे कितने लोग बैठेंगे, कितना वजन आने से मंच टूट सकता है, इसका आभास उन लोगों को भी नहीं होगा या प्रोफेशनली उनकी गलती हुई इसलिए यह हादसा हुआ। इसमें डायरेक्ट जैन समाज के उन लोगों को घेरना मेरे हिसाब से उचित नहीं है जो पैसा लगाकर इस तरह का निर्माण का सामाजिक कार्यक्रम कर रहे होते हैं। लेकिन लेकिन अंत में आप इसका दोष किसको देना चाहेंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाए? जिन लोगों की जानें गई, इसके उनकी लिए जानें सबसे गई। बड़ी जो लोग जिम्मेदारी जो लोग सबसे बड़ी जो लोग घायल जिम्मेदारी हुए, स्थानीय जो लोग प्रशासन की है। जो लोग सबसे बड़ी जिम्मेदारी घायल हुए, मैं अंत में आप इसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन माना जाएगा? क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन जनता सफर कर गई, आम जनता सफर कर गई, श्रद्धालु सफर कर गए, श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी, श्रद्धालु घायल हो गए। मैं इसका आरोप किसी प्रशासन पर या मुख्यमंत्री पर तो नहीं लगाता, लेकिन ये मैं मानता हूं ये लोकल प्रबंधन की जरूर कहीं ना कहीं खामियां हैं। आप इसको किस तरह से देखते मेरा ये मानना है कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इस तरह से चुस्त दुरुस्त किया जाए
कि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मीटिंग बुलाना चाहिए और जिला के डीएम्स को उसमें आमंत्रित करना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए और एक पूरा रोड मैप तैयार करना चाहिए कि जिस जिले में जिस तरह से भी कार्यक्रम होंगे उसमें मंच कितना बड़ा बनेगा, उसका साइज क्या होगा, उसकी वजन झेलने की कैपेसिटी क्या होगी, उस हॉल या ग्राउंड में कितने लोग बैठ सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन है कि नहीं है, एग्जिट है कि नहीं है, एंट्री है कि नहीं है, सफोकेशन होने से तो लोग नहीं मर जाएंगे। ये सब चीजें जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाले जिम्मेदार लोग देखें, उसके बाद ही एनओसी जारी हो और तभी कार्यक्रम करने की छूट दी जाए। अगर ये कदम योगी आदित्यनाथ उठा लेंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य में ना तो इस तरह के हादसे होंगे जिसमें लोगों की जान जाए या लोग भारी संख्या में घायल हो, जान माल का नुकसान हो, और ना ही स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान लगेगा, ना ही राजनीतिक गोटियां लोग सेक सकेंगे और ना ही जी, योगी आदित्यनाथ जी, के प्रशासन पर सवालिया निशान लगेंगे। तो मेरी सलाह यह है ईमानदाराना पूर्व कि वो जी। इस तरह की चीजों को लेके आगे आए और निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम करें। जी, जी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो घटना घट गई, वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो दोबारा ना दोहराई जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज़िला स्तर पर एक सख्त निर्देश देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट को ये बताने की ज़रूरत है कि जब तक इन सब समुदाय इस तरह के कार्यक्रमों के अंदर बाकायदा कोई चेकिंग नहीं हो जाती या उसके सुरक्षा के इंतज़ाम के मापदंडों पर जब तक उनको पूरा चेक नहीं किया जाता, तब तक इस कार्यक्रमों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और जब जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, तो वही समाज की सुरक्षा होती है और तभी प्रशासन पर जो सवाल खड़े होते हैं, वो खड़े होने से बचते हैं। राज जी, आपने हमारा साथ सही। दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी कार्यक्रम और एबीसी हिंदी दर्शकों को मैं गुज़ारिश करता रहा हूँ कि एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पे इसे शेयर करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।